एक कहानी बड़ी पुरानी। एक था बादशाह, इसके दो बेटे थे, ज़रयाब और नायाब। ज़रयाब मगरूर और बदमिजाज था, जबकि नायाब शरीफ और नेक दिल। बादशाह का एक वजीर भी था जो बहुत अक्लमंद था। वजीर हमेशा अक्लमंद ही हुआ करते हैं, क्योंकि हमाकतों के लिए बादशाह जो मौजूद हैं। एक दिन बादशाह के सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। ऐसा महसूस होता था कि बालों के नीचे कोई खुफिया फोड़ा निकल आया हो। दूर दराज से हकीम और डॉक्टर बुलवाए गए, हालांकि करीब में भी कई अच्छे हकीम थे, मगर बादशाह का मर्ज रोज बरोज बढ़ता गया। एक दिन वजीर बातदबीर एक करीबी हकीम को पकड़ लाया। उसने जो सर को टटोला तो मालूम हुआ कि सर में दो छोटे छोटे सींग अलिफाबेरी हुए हैं। हकीम ने कदरे झिझकते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपके सर पर सींग निकल आए हैं। हकीम की ये तफ्तीशी रिपोर्ट सुन कर बादशाह भड़क अलिफाटे और बोला, ये क्या बकवास है, हम बादशाह हैं या कोई गाय बिक्री। हकीम हाथ जोड़कर बोला, जनाब होने को कौन रोक सकता है, और होने को दुनिया में क्या नहीं होता। बादशाह कदरे नरम पड़ते हुए बोला, मगर इस अनहोनी का कोई इलाज तो होगा। जी हुजूर, है तो सही, मगर इतना दुश्वार जैसे बगैर उंगलियों के बांसुरी बजाना। हकीम तुम तमहीद ना बांधो, नुस्खा बयान करो, बादशाह ने चढ़कर कहा। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, मुल्क परिस्तान में एक वालबेला जिन रहता है, ये तमाम जिन्नों का सरदार है। इसके 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे बच्चे ने एक सफेद तोता पाला हुआ है। इस तोते में जिनकी जान है, हालांकि बच्चे में होनी चाहिए थी। बच्चा हमा वक्त उसका पिंजरा अपने पास रखता है, कभी खेल ही खेल में इसका गला घोंटने की कोशिश भी करता है। इस मामले में इसे माँ की खामोश हिमायत हासिल है। अगर इस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए तो जिन भी फी फौर हलाक हो जाएगा और उसके मरते ही महल में जलजला सा आ जाएगा। जमीन से इसया लावा बरामद होगा जिसकी हिफाजत एक खौफनाक बिला कर रही होगी। अगर इस लावे से बादशाह के सींगों की मालिश की जाए तो ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग, यानी गधे की तरह बादशाह के भी सर पर सींग नहीं रहेंगे। बादशाह ये लंबा चौड़ा नुस्खा सुनकर कदरे परेशान हो गया। कहने लगा कि ये तो बताओ कि परिस्तान कौन सी बस जाती है। हकीम ने बादशाह की हमाकत आमेज बात सुन कर तासुफ से सर हिलाया और बोला, वहां कोई कोच बस नहीं जाती। इसके लिए आपको जादुई कालीन यानी फ्लाइंग कारपेट का इंतजाम करना होगा, जो किसी जिन जादूगर की कस्टडी में होगा। अच्छा, तो किसी जादूगर से तुम्हारी वाकिफियत है? मेरा मतलब है कोई एड्रेस वगैरह। जनाब, अगर मैं जादूगर का एड्रेस भी बता दूं तो कहानी यहीं खत्म ना हो जाएगी। कहानी? कौन सी कहानी? बादशाह आग बगूला है कर बोला, सीधी तरह बताओ, वरना तुम्हारी हिकमत का लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। क्या समझे? हकीम मिनमिना कर बोला, जनाब आपके साहिबजादे माशाअल्लाह दाना ओ बीना हैं। मुझे यकीन है कि वो जादूगर अजिन को ढूंढ निकालेंगे और उसकी मदद से अलिफारन कालीन भी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, बादशाह ने हुनकारा भर कर कहा, लेकिन जब तक शहजादे इस मुहिम से फारिग नहीं होते तुम शाही किले में महसूर रहोगे, गमगीन अशार कहोगे और टाइम पास करने के लिए चुकी पीसोगे। हकीम ने घबरा कर कहा, जनाब ये अब बादशाहों का अच्छा तरीका है, जो नेकी करता है उसी को दरिया में डलवा देते हैं। नुस्खा बताने की अच्छी सजा मिली है। ये भी फरमाइए कि अगर मेरा नुस्खा कारगर रहा और आपके सींग गायब हो गए तो इनाम क्या मिलेगा? इनाम? बादशाह ने कदरे तफाखुर से कहा, हम एक बड़ा तराजू मंगवाएंगे। इसके एक पल्ले में तुम्हें और दूसरे में वो सारा आटा रखा जाएगा जो तुम दौरान कैद चुकी में पीसोगे। तुम्हारे वजन के मसावी आटा तुम्हें बख्श दिया जाएगा। क्या? हकीम का चेहरा आतर गया। जनाब, मैंने तो साना था कि बादशाह मुन्ह मांगा इनाम देते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि अब मुझे अशरफी वगैरह से नवाज दें? हाँ हाँ, बादशाह ने हाथ अलिफाटे कर तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, इत्मीनान रखो, तुम्हें अशरफी बरान आटा ही दिया जाएगा।
शाही अहलकार हकीम को पकड़कर ले गए तो वजीर मौसूफ ने आजुर्दगी से कहा, जनाब मुझे आपका शाही मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। आज आपके सींग निकले हैं, कल कला को चंद मजीद इजाफे हो गए तो रियाया का क्या रद्द अमल होगा। बादशाह के चेहरे का रंग फक हो गया। कहने लगा, ऐसी दहला देने वाली सूरत हाल का नक्शा न खींचो, हम अभी अपने शहजादों को बुलवाते हैं। हमें यकीन है कि वो हमारे लिए हकीम साहिब का तजवीज करदा नुस्खा ढूंढ निकालेंगे। आखिर हम उनके बाप हैं। का इज्जत रह जाएगी जब हम शहजादों के ससुराल उनका रिश्ता लेने सींगों समेत जाएंगे। लड़की वाले तो दाम दबाकर भाग जाएंगे। वजीर बातदबीर ने पुरख्याल अंदाज में हुनकारा भर कर कहा, मगर बादशाह सलामत, मेरी राय में दोनों शहजादों को एक साथ इस मुहिम पर ना भेजें, वरना कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये मुहिम जान जोखों में डाल देने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि अब सींगों के चक्कर में बेटों से भी जाएं। पहले बड़े साहिबजादे जरियाब को भेजिए। शहजादा जरियाब के लिए पहला मरहला जादूगर जिनकी तलाश थी, जिसका एड्रेस नामालूम था, लिहाजा वो यूं ही मुनअलिफाटे घोड़े पर सवार आदेर घूमता रहा, यहां तक कि एक वीरान जंगल में जा पहुंचा। जंगल इस हद तक वीरान था कि इसमें कोई जानवर तक न था, बस एक काटिया थी जिससे धुआं अलिफाटे रहा था। जरियाब ने अंदर झांका तो देखा कि एक दरवेश बैठा सिगरेट फूंक रहा है। काटिया की दीवारों पर जाबजा जर्द कागज पर बने खजाने के नक्शे आवेजा थे, मगर शहजादे ने इसमें दिलचस्पी जाहिर न की। ऐसे छोटे मोटे खजाने तो उनके वालिद साहिब रियाया से टैक्स के नाम पे निकलवा लिया करते थे। जरियाब को देखते ही दरवेश समझ गया कि ये यकीनन परिस्तान के जादूगर का एड्रेस मालूम करने आया है। दरवेश इस जंगल में सदियों से रहता आया था, अब तक दर्जनों शहजादों को परिस्तान का पता समझा कर थक चुका था। चुनांचे इसने बोरियत से जमाई लेते हुए कुटिया के कोने में पड़ी पोटली की जानिब इशारा किया और कहा, वो पोटली अलिफाटे लो, इसमें तुम्हें तलिस्माती टोपी और जादुई अंगूठी मिल जाएगी, और हां जाते हुए काटिया का दरवाजा बंद करते जाना। ये कहकर दरवेश बाबा लंबी तान कर सो गया। शहजादे ने खफगी से कहा, अजब आदम बेजार दरवेश हो, चीजें पकड़ा दें और तर इस्तेमाल बताया नहीं। दरवेश ने चादर का कोना मुंह से अलिफाटे अलिफ तकिया के नीचे से एक पर्चा निकाला और झुलाकर बोला, ये लो, तर इस्तेमाल मैंने फोटो कॉपी कराकर रख लिया है, इसे पढ़कर अपना सफर तय करना। हाँ, वापसी में ये तीनों चीजें मुझे वापस कर देना और उस पर्चे की 20 फोटो कापियां भी कराते लाना। मेरा तो हाल खराब हो गया फोटो कॉपी करा कर। शहजादे को दरवेश की बदजुबानी पर बहुत गुस्सा आया। आखिर को शहजादा था, दिल ही दिल में ठान ली कि वापसी में इस दरवेश के बच्चे को ऐसा मजा चुकेवाएगा कि सारी दरवेशी भूल जाएगा। पर्चे पर लिखी हिदायत के मुताबिक शहजादे ने अमल शुरू किया। अंगूठी बारीक टीन की पत्तरी जैसी नोकदार थी, इसे पत्थर पर रगड़ा तो शहजादे का हाथ कट गया और भल भल खून बहने लगा। अभी वो इस अलिफाफतद से परेशान ही थी कि फिजा में गुड़गड़ाहट सी महसूस हुई। एक जानिब से धुआं सा अलिफाटे जैसे किसी ने कचरा जला दिया हो। एक काला जिन नमूदार हुआ। सींगों की वजह से वो उसे अपने वालिद से मुशाबे ही मालूम हुआ। जिन ने नींद से भराई हुई आवाज में कहा, हाँ बोलो, क्या मुसीबत है? सुबह सुबह शहजादा खून बहने से इस कदर परेशान था कि बेसाख्ता मुंह से निकला, डॉक्टर को हाजिर किया जाए। मरहम पट्टी के बाद जब डॉक्टर गायब हो गया तो शहजादे को ख्याल आया कि असल में तो मुझे अलिफान कालीन की डिमांड करनी थी। ये मामूली बैंडेज तो मैं किसी भी क्लिनिक से करा सकता था। खैर, दोबारा अंगूठी को रगड़ा। खौफनाक गुड़गड़ाहट की आवाज आई, मगर ये क्या? जिन के बजाय जिन का एक गोल मटोल सा बच्चा नमूदार हुआ और आवाफ करके बदतहजीबी से हंसने लगा। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो? जिन के बच्चे ने कहा, अब्बा ने मुझे भेजा है। पहली बार वो खुद आते हैं और अगर कोई बार बार तंग करे तो मुझे भेज देते हैं। वैसे ये अब उंगलियां जख्मी करने के बजाय सीधी तरह हमारे मोबाइल नंबर पर ट्राई क्यों नहीं कर लेते?
खैर जल्दी बोलें, काम क्या है? शहजादे ने सोचा कि ये जिन सर्विस खासी नाकिस है, बहरहाल आजमाने को बोला अलिफान कालीन हाजिर किया जाए ताकि हम प्रिस्तान के अलबेला जिन के इलाके का विजिट कर सकें। जिन का बच्चा बोला, ओहो अलबेले जिन का बच्चा निराला जिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज उसकी बर्थडे पार्टी है। इसने कहा भी था कि जिन जिन के बच्चे आना चाहिए साथ लेते आना। ये कहकर इसने चाटिक की बिजाई और एक मुख्तसर और घुसापट्टा कालीन का टुकड़ा सामने आ गया। दोनों घुस घुसा कर बैठ गए। कालीन कैसे फिजा में बुलंद हुआ, इसके गियर और स्टीयरिंग वगैरह कहाँ थे, शहजादे को कुछ मालूम न हुआ, क्योंकि इसने टेक ऑफ के साथ ही आंखें बंद कर ली थीं और कालीन आसमान की वसअतों में अलिफाता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद जिनके बच्चे ने शहजादे को ऐसा धक्का दिया कि इसने घबरा कर आंखें खोल दी। वो गिरते गिरते बचा था। जिनके बच्चे ने कहा, जरा खिसक कर बैठ, इस तरह फैल के क्यों बैठे हो? ये तुम्हारे बाप का कालीन नहीं, मेरे बाप का है। शहजादा जो कालीन के किनारे से तकरीबन लटकने लगा था, खिसक कर ऊपर आया और तैश में आकर एक जोरदार तमाचा जिनके बच्चे को रसीद किया। बस भाई जिनके बच्चे ने तो रू रू कर आसमान सर पर अलिफाटे लिया, जो पहले ही सर पर था। शहजादे ने मौका की नजाकत का ख्याल करते हुए बच्चे को चमत्कारने की कोशिश की, क्योंकि वो कालीन का फ्लाइंग रूट और लैंडिंग का तरीका नहीं जानता था। मगर वो तो किसी तरह काबू में ही ना आता था। किसी बिगड़े हुए लाडले बच्चे की तरह चीख चीख कर उम्मी उम्मी की सदाएं लगाने लगा, और उसकी पुकार में कुछ ऐसा असर था कि फौरन ही कालीन से चंद गज के फासले पर एक खौफनाक जनांतनी नमूदार हुई, जो बहुत तैश में मालूम होती थी। इसके खिले हुए बाल फिजा में काली घटाओं की तरह लहरा रहे थे और सफेद बड़े बड़े दांत आसमानी बिजलियों की तरह चमक रहे थे। वो अचानक ही शार्क मछली की तरह कालीन के ऐन नीचे पहुंची और इसे अलिफाल्ट दिया। जिनका बच्चा ऐन उसी लम्हे कूद कर मां की गोद में जा छुपा और शहजादा ज़रियाब रोता चलाता जमीन की अथाह गहराइयों की जानिब लुढ़कता चला गया। दिन गुजरते गए। बादशाह ज़रियाब के इंतजार में सूख कर कांटा हो गया। इसके सींग घास की तरह तेजी से बढ़ते गए, यहां तक कि सर पर पहने हुए ताज को तोड़कर बाहर झांकने लगे। मलिका ने रू रू कर अपना बारा हाल कर लिया, क्योंकि उसके सरताज उन कांटों का झाड़ मालूम होने लगे थे। बादशाह रियाया का सामना करने से कतराने लगा था। रियाया अलबत्ता मुतमईन थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गधे के सर पर कभी सींग नहीं अलिफाक सकते। आखिर बादशाह ने अपने छोटे साहिबजादे नायाब को बुलवाया और कहा, बेटा हमें महसूस होता है कि ज़रियाब किसी मुसीबत में फंस गया है। इधर मैं सींगों की वजह से सख्त परेशान हूं, कोई हेयर स्टाइल सूट ही नहीं करता। अब यही सूरत है कि जिधर सींग समाए अलिफादेर निकल जाऊं और राजपाट छोड़कर जंगल की राह लूं। रियाया के सामने शर्मिंदगी मुझसे सही नहीं जाती, क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं। नायाब ने कहा, अब्बाजान अब फिक्र ना कीजिए, मैं आज ही इस मुहिम पर निकलता हूं। अब के लिए सियालावा भी लाऊंगा और वापसी में अगर मोड हुआ तो भाई को भी लेता आऊंगा। अक्लमंद शहजादा और नायाब जरा मुतफक्किर नहीं था। इसे मालूम था कि रास्ते में उसे कोई न कोई मददगार किस्म के दरवेश जरूर मिलेंगे। अगर उसने जरा भी समझदारी या चापलूसी से काम लिया तो वो फौरन जादू की छड़ी या घड़ी दे डालेंगे। शहजादे ने सामान सफर इकट्ठा किया और हुआ कि घोड़े पर सवार तेजी से रवाना हुआ। जंगल की काटिया में उसी दरियश से मुलाकात हुई। नन्हे जिनकी उम्मी ने कालीन अलिफाल्टी वक्त जादुई अंगूठी और टोपी ज़रियाब की जेब से निकाल कर दरवेश तक पहुंचा दी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शहजादे का छोटा भाई भी इस मुहिम पर निकलने ही वाला है। शहजादे ने खाना निकाल कर निहायत अदब से दरवेश को पेश किया। दरवेश कई रोज से भूखा था, उसने ये खाना से रह कर खाया। मालूम नहीं जब उसके पास सारे जादुई आइटम मौजूद थे तो वो अपने लिए ऑर्डर देकर खाना क्यों नहीं मंगवाता था। बहरहाल दरवेश की दी हुई अंगूठी को रगड़ने से जो जिन हाजिर हुआ वो खासी उजलत में मालूम होता था। बोला, जरूर तुम्हें भी परिस्तान जाना होगा, जिसे देखो मुन्ह अलिफाटे चला आ रहा है।
अलिफान कालीन तुम लोग बाग कर लेते हो और हमें अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना हो तो टैक्सी करनी पड़ती है। इस एहतजाज के बाद जिन ने शहजादे के लिए अलिफान कालीन बिछा दिया। डायरेक्शन ऐसी रखी कि अगर रास्ते में किसी हवाई जहाज से टकरा कर क्रैश ना हो जाए तो सीधा निराले जिन की छत पर लैंड करे। अलबेले जिन के महल में बहुत हलचल थी, क्योंकि इसके लाडले बेटे निराले की बर्थडे पार्टी थी। जिन की बीवी अनोखी उनने जश्न सालगिरह की खुशी में घर की सफाई शुरू कर रखी थी। उसने सोचा कि इसका बच्चा बर्थडे टेबल पर तोते का पिंजरा भी जरूर रखेगा। चुनांचे इसने पिंजरा खोलकर तोता बाहर निकाल दिया और उसकी सफाई करने लगी। जिनका बच्चा उसके पीछे भागा तो वो अलिफाड़ कर कपड़ों की अलगनी पर जा बैठा। जिनकी बीवी ने कोई परवाह न की, क्योंकि इसमें जिनकी जान थी उसकी नहीं। इतने में अलबेला जिन अपने कमरे से आदम बो चलाता हुआ बाहर आया। बीवी ने तनक कर कहा, आपको तो हर वक्त आदम बो आती रहती है। इस दौरान जिनकी नजर तोते पर पड़ी तो हवास बाख्ता है कर बोला, ये तोता क्यों पिंजरे से बाहर है? तुम्हें मेरी जान की कुछ परवाह नहीं? बीवी ने पिंजरा झाड़ते हुए खफगी से कहा, तो किसी ढंग की जगह अपनी जान क्यों नहीं रखते? जिन ने नौकर को तोता पकड़ने का हुक्म दिया और खुद अंदर जाकर टीवी देखने लगा। नौकर ने 2-4 बार बेदिली से आश आश करके तोते को औतरने का इशारा दिया, मगर कामयाब ना हुआ। अगर जिन आदम बो की रट लगाने के बजाय जरा अलिफाचक कर ऊपर देख लेता तो उसे यकीनन नायाब नजर आ जाता, जो छत से सहन में झांक रहा था। नायाब को अलगनी पर बैठा तोता नजर आ गया। यूं तो आसपास और भी कई तोते अलिफाड़ रहे थे, मगर अलगनी वाले तोते की शक्ल पर जो हमाकत बरस रही थी, इससे वो जान गया कि हो ना हो इसी में जिनकी जान है। इस दौरान तोता अलगनी से आतर कर सहन में मटर गश्त करने लगा। शहजादे ने तलिस्माती टोपी पहन ली ताकि किसी को दिखाई न दे सके। फिर चुपके नीचे आतर आया और आहिस्तगी से रुमाल डालकर तोते को छाप लिया। जिनकी बीवी ने यह मंजर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया कि उनका तोता रुमाल को किसी दोपट्टा की तरह सर से लपेटे खुद ब खुद फिजा में मुअल्लक हो रहा। जाहिर है कि तलिस्माती टोपी नायाब ने पहनी थी, तोते ने नहीं। जिनकी बीवी बदहवास है कर चीखी, अरे अरे निराले के अब्बा देखिए तो सही, ये आपकी जान कहां जाकर अटक गई? जिनने साना तो उसके तो हाथों के तोते अलिफाड़ गए। बौखला कर बाहर निकला, मगर नायाब के लिए इतनी महलत काफी थी। जो जिनकी बीवी ने फराहम की वो तोते को लेकर छत पर चढ़ गया। ये बोलने वाला तोता था। इसकी खास आदत ये थी कि वो मुखातिब के आखिरी अल्फाज दोहराता रहता था। चुनांचे शहजादे ने जब चमत्कार कर कहा, मिट्ठू बेटा चावड़ी खाएगा, तो तोता किसी जिद्दी और बदतहजीब बच्चे की तरह बोला, खाएगा खाएगा खाएगा। शहजादे ने होशियारी से दूसरा सवाल पूछा, मिट्ठू बेटा गला दबवाएगा? तो तोता फौरन बोला, दबवाएगा दबवाएगा दबवाएगा। लिहाजा शहजादे ने उसकी फरमाइश के एहतराम में जूं ही उसकी गर्दन मरोड़, इसी लम्हे ऐसी खौफनाक गुड़गड़ाहट पैदा हुई जैसे बैक वक्त कई आंधी, तूफान और जलजले आ गए। जिन और परियां सर के बिल खड़े हो गए, जमीन तहस नहस हो गई। सिर्फ शहजादा नायाब छत से टांगे लटकाए आराम से बैठा च्युइंगम चबाता रहा। महल की जमीन से सिया तेल का एक फवारा सा फूट पड़ा। शहजादे ने देखा कि एक खौफनाक बिला जो 2 मुंह वाले अजदे की सूरत में थी, पैन फैलाए इस सिया लावे की हिफाजत कर रही थी। यह हैबतनाक बिला 2 मुंह होने की वजह से ही मार खा गई। बेचारी दाईं और बाईं देखती रही और शहजादे के सामने खड़े हैकर अपनी तलवार से इसके 2 टुकड़े कर दिए। सियालावा सूंघ कर देखा तो मालूम हुआ कि यह तो खाम पेट्रोल था। हद तेरी की, शहजादा बुड़बुड़ाया। पेट्रोल तो हम अपने इलाके के किसी पेट्रोल पंप से भी ले सकते थे, इसके लिए दरवेश ने हमें नाहक दौड़वाया। खैर अब वो यहां आ ही गया था तो ये तेल अपनी मिनरल वाटर की खाली बोतल में भर लिया। अलिफान कालीन की तलाश में नजर दौड़ाई तो धक से रह गया। इस आंधी तूफान में कालीन कहीं अलिफाड़ गया था। अब क्या हो? इतने में इसे एक नेक दिल परिजाद नजर आया
जो ज़लज़ले के मुतासरीन में इसलिए शामिल न हुआ था कि बहादुर शहजादे की मदद कर सके, जिसने अब तक कोई खास बहादुरी न दिखाई थी। सब कुछ बाई चांस ही हुआ था। नेक दिल परीजाद ने कहा, शहजादे क्यों परेशान होते हो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे वतन तक पहुंचा दूं। परीजाद ने शहजादे को अपने परों पर बिठा लिया और अलिफाने लगा। रास्ते में एक जंगल से गुजर हुआ तो शहजादे ने किया देखा कि एक बेरी के दरख्त पर ज़रियाब अलिफाल्टा लटका हुआ है। आखिर बड़ा भाई था, लिहाजा शहजादे ने परीजाद से इल्तिजाइया अंदाज में कहा कि अच्छे परीजाद, इसे भी साथ ले लो, ये मेरा निकम्मा भाई है। अब्बा ने दवा लेने भेजा था और ये यहाँ अलिफाल्टा लटका झूला झूल रहा है। परीजाद नेक दिल जरूर था मगर अक्ल से पैदल नहीं। बारा मान कर बोला, मैंने जरा लिफ्ट किया दे दी, तुम तो फरी ही हो गए। खुद सोचो कि तुम 80 किलो के दो भाई मेरे अलिफा पर सवारी करोगे तो मेरा कचूमर ना निकल जाएगा। जाओ जाकर तुम भी भाई के साथ झूला झूलो। ये कहकर परीजाद ने नायाब को नीचे पटक दिया। नायाब ने जमीन से अलिफाटे कर मिट्टी झाड़ी और चोटें सहलाते हुए बीर के दरख्त को झंझोड़ा तो चंद जंगली बैरों के साथ भाई भी टपक पड़ा। दोनों भाई गिले मिले और पैदल अपने वतन का रुख किया। दरवेश की चीजें इसे वापस नहीं की कि अब्बा का क्या भरोसा, कल कोई और प्रॉब्लम खड़ी कर ले। घर पहुंचे तो बादशाह ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। सियालावा गर्म करके बादशाह के सर पर मिला गया तो थोड़ी ही देर में सीन चारमारा कर गायब हो गए। भूसा जलने की बो आने लगी तो शहजादे समझ गए कि आग अब दिमाग तक पहुंच रही है, लिहाजा फौरन पानी डालकर बादशाह को ठंडा किया। बादशाह नायाब शहजादे उससे बहुत खुश हुआ। इसी दिन रिश्ता लेकर वह शहजादी नूरबाफ के घर गया और यूं शहजादे नायाब की शादी नूरबाफ से हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे, जो इस मुहिम पर जाए बगैर भी रह सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।